ओके बच्चे स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम टैक्स की डेफिनेशन जो है ना उससे स्टार्ट करते हैं। टैक्स इज द शेयर ऑफ गवर्नमेंट इन द इनकम ऑफ अ पर्सन। टैक्स क्या है? ये एक गवर्नमेंट का शेयर है, किसमें से? इनकम में से। किसकी इनकम में से? एक पर्सन। ठीक है, एक मिनट का ये मार्कर चेंज कर अच्छा। अब नेक्स्ट जो वर्ड आपके पास है वो है पर्सन। अब पर्सन किसे कहते हैं? पर्सन कहते हैं एवरी टैक्स पेयर इज कॉल्ड अ पर्सन। जो भी टैक्स पेयर है ना, लॉ की लैंग्वेज में हम उसे कहेंगे पर्सन। अब टैक्स पेयर कौन कौन है? तो एक इंडिविजुअल भी टैक्स पेयर है, पार्टनरशिप भी टैक्स पेयर है, कंपनी भी टैक्स पेयर है। तो जो भी टैक्स पे करता है ना, लॉ की लैंग्वेज में हम उसे क्या नाम दे देते हैं? पर्सन। अब ये सब अपनी इनकम का कुछ ना कुछ शेयर 10%, 20%, 30%, 40% वो गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं और गवर्नमेंट ने उसका क्या नाम रख दिया? टैक्स। अच्छा, ये जो पर्सन का वर्ड अभी हमने अंडरस्टैंड किया। अब पर्सन सिर्फ एक शख्स को नहीं कहते। टैक्स लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स का मतलब उनके लिटरल मीनिंग से डिफरेंट होगा। अब जैसे पर्सन का वर्ड सुन के हमारे माइंड में आता है एक इंडिविजुअल, लेकिन टैक्स लैंग्वेज में हम इसे किसे कहते हैं? पर्सन को, जो टैक्स पेयर होता है। तो उसमें तो फिर कंपनी भी एक टैक्स पेयर है, तो वो भी पर्सन है। अब ये जो शेयर ऑफ द गवर्नमेंट है, ये कौन डिसाइड करता होगा? मतलब कि कितने परसेंट शेयर लेना है किसी से, 10%, 20, 30%, ये कौन डिसाइड करता होगा? मतलब हम खुद डिसाइड करेंगे या गवर्नमेंट डिसाइड करेगी? ये तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ये कहां पे डिसाइड करती है? जब हर साल बजट बनता है ना, तो एक टैक्स बजट भी बनता है और उस टैक्स बजट का जो नाम होता है ना उसे कहते हैं फाइनेंस एक्ट, जो कि हमने पढ़ना है, जिसका पेपर आएगा वो है 23। अब इस फाइनेंस एक्ट के अंदर क्या लिखा होता है कि क्या टैक्स रेट्स लिए जाएंगे और क्या अलाउंसेस या रिलीफ इस साल के दिए जाएंगे। इसलिए ना मैं ये वर्ड नहीं यूज करूंगा, ना ही ये वर्ड यूज होता है। क्या वर्ड यूज होगा? फाइनेंस एक्ट का। इसके अंदर क्या लिखा होता है, क्या रेट्स हैं और क्या अलाउंसेस हैं। अच्छा, ये आपको पेपर में दिया भी होगा। तो वैसे हिस्ट्री कहती है कि बच्चों को ये रेट्स वगैरह याद ही हो जाते हैं, उनको वहां पे देखने की जरूरत जैसे कम ही पड़ती है। तो आप भी देखिएगा कि ये आपको भी काफी हद तक याद हो जाएंगे। तो बहरहाल ये जब भी गवर्नमेंट हर साल बजट बनाती है तो उसमें लिखती है कि भाई इस साल का क्या रेट्स होगा और क्या अलाउंसेस होंगे। तो ऐसे ही बात। अब मैंने एक वर्ड यूज किया कि जी जब गवर्नमेंट बजट बनाती है तो हर साल वो अपना रेट डिसाइड करती है। ये जो साल है ना, ईयर है, जो टैक्स ईयर है, ये कौन सा है? टैक्स ईयर किसे कहते हैं? जैसे पाकिस्तान में टैक्स ईयर कौन सा है? बजट कब आता है? जून। यानी कि पाकिस्तान का जो बजट है, जो फिस्कल ईयर है, जो गवर्नमेंट ईयर है, जो टैक्स ईयर है, वो कब से कब तक है? वो जुलाई टू जून है। हर साल इन 12 मंथ्स के हिसाब से गवर्नमेंट अपने आप को चला रही है। ठीक है, तो इस तरह जो यूके का टैक्स ईयर है वो कौन सा है? तो वो टैक्स ईयर आपके पास है 6 अप्रैल टू 5 अप्रैल। जैसे जो हमारा टैक्स ईयर है जिसका हमने पेपर देना है वो 23-24 है और ये कब स्टार्ट होगा? 6 अप्रैल 23 को और ये कब एंड हो जाएगा? 5 अप्रैल 24 को। हमारे से रेलेवेंट ये 12 मंथ्स हैं, ये 365 डेज होंगे। अब अगर आप इस पे देखें तो अप्रैल से ही मंथ स्टार्ट हो रहा है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 9 मंथ्स और फिर आगे जनवरी, फरवरी, मार्च के 3 मंथ्स, तो 12 मंथ्स पूरे हो गए। तो ये कैलेंडर ईयर और होता है। एक बिजनेस का अकाउंटिंग पीरियड या पीरियड ऑफ अकाउंट वो और होता है।
जो टैक्स हमने फाइंड करना है वो अकॉर्डिंग टू टैक्स ईयर फाइंड करना है, और वो जो है ना वो इन 12 मंथ्स का नाम है। अगर कोई इनकम एक्सपेंस हमें पेपर में इस डेट से पहले की दी हुई वो भी रेलेवेंट, इस डेट के बाद की दी हुई वो भी रेलेवेंट, और ऐसा होगा। मैं भी एग्जांपल भी एक बताता हूं आपको। अच्छा ये ना यहाँ पर ये 6 अप्रैल से मंथ स्टार्ट हो रहा है, ये 6 से क्यों स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा, इसकी रीजन जरा हम कोई 5, 10, 15 लेक्चर्स के बाद समझ पाएंगे, अभी नहीं। काउंट ये पूरा मंथ होगा, जैसे यहाँ पर अब हम काउंटिंग मार्च तक करते हैं, काउंटिंग में ये अप्रैल टू मार्च है, लिखने में बताइए ऐसे है। एक बात अभी बोलता हूँ समझ नहीं आएगी आपको, लेकिन सुन लें बस, फिर 10-15 लेक्चर्स के बाद समझ आएगी। HMRC का जो कैलेंडर है ना वो 1 से 30 का नहीं है, जो टैक्स कैलेंडर है ना वो 6 to 5 है। फॉर एग्जांपल अगर वो मैं ये बता दूंगा, जनवरी का जो मंथ है वो कैसे लिखते होंगे, नहीं 6 जनवरी टू बोलो 5 फेब। अच्छा अगस्त का मंथ कैसे लिखते होंगे, 6 अगस्त टू 5 सितंबर। अच्छा दिसंबर का मंथ कैसे लिखते होंगे, 6 दिसंबर टू 5 जनवरी। तो मार्च का मंथ कैसे लिखते होंगे, 6 मार्च टू 5 अप्रैल। असल में ये मंथ कौन सा है, ये मार्च ही, ये जो 5 अप्रैल का एंड हो रहा है ना ये मार्च का ही मंथ है, वो लिखते हैं ऐसे। अब ये क्या रीजन है इसकी, ये 6 से 5 क्यों है, 1 से 30 क्यों नहीं है, ये जरा अभी हम कुछ टाइम के बाद अंडरस्टैंड कर पाएंगे। पर आप समझो कि जो टैक्स कैलेंडर है ना वो 1 से 30 का नहीं, वो 6 to 5 है, इसलिए हमने वो लिखा। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि अब ये जो अप्रैल 24 अप्रैल, ये जो 6 अप्रैल 23 से जो मंथ स्टार्ट हो रहा है ना, अब ये 23 का अप्रैल, ये अप्रैल पूरा काउंट करना है आपने, और वहां से जो 5 अप्रैल पे एंड हो रहा है तो आपने समझो ये मार्च तक आना होगा, इसलिए अप्रैल टू मार्च ये 12 मंथ हमारे लिए रेलेवेंट है। इससे पहले बाद का डाटा इग्नोर किया जाएगा। छोटी सी एग्जांपल, अगर किसी शख्स की सैलरी दी हो आपको 1 जनवरी 23 टू 31 दिसंबर 23, assume 2000 पाउंड पर मंथ, और फिर 1 जनवरी 24 टू 31 दिसंबर 24 उसकी सैलरी दी हो 2200 पाउंड पर मंथ, तो हम समझते हैं कि हमने इसमें से कौन सा डेटा पिक करना होगा। अब जो हमारे टैक्स ईयर के मंथ्स हैं, इन मंथ्स की क्या इनकम बनती है, तो अप्रैल टू दिसंबर जो पहले 9 मंथ्स थे ना उनमें क्या इनकम थी, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस आगे जो जनवरी फरवरी मार्च के 3 मंथ्स थे उनमें क्या इनकम थी, 2200 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये जो इनकम है ना ये हमारे टैक्स ईयर की आएगी। जो इससे पहले की इनकम दी हुई है, ये बाद की इनकम दी हुई है, टैक्सेबल वो भी है, लेकिन इस टैक्स ईयर में नहीं। सो हमने अभी टैक्स की डेफिनेशन देखी, पर्सन किसे कहते हैं ये देखा, फाइनेंस एक्ट क्या होता है और इसमें क्या लिखा होता है थोड़ा सा वो देखा, और हमारा टैक्स ईयर कौन सा है ये 4 वर्ड्स अभी हमने जरा थोड़ा सा अंडरस्टैंड। पूरे कोर्स में जब भी बात होगी ना फॉर द टैक्स ईयर, फॉर द ईयर, तो आपने अपने माइंड में लिया ना कि किन मंथ्स की बात हो रही है, इन्हीं मंथ्स की बात हो रही है। ना इससे पहले का पेपर आपको आएगा 22-23 का, ना इसके बाद का जो अभी चल रहा है 24-25 उसका पेपर आएगा। हमें पेपर इन 12 मंथ्स का आएगा जो कि आपने पढ़ना है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ टैक्सेस। टैक्स के कितने टाइप्स हैं, तो 2 टाइप्स। नंबर 1 एक आता है डायरेक्ट टैक्स, एंड नंबर 2 एक आपके पास आता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो इनकम पर अप्लाई होता है और ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे होता है। इनडायरेक्ट टैक्स इसी को रिवर्स कर, ये वो टैक्स होता है जो अदर देन इनकम अप्लाई होता है और ये इनडायरेक्टली पे होता है, ये किसी थर्ड पार्टी के थ्रू पे होता है, ये किसी इंटरमीडिएरी के थ्रू पे होता है। डायरेक्ट टैक्स के अंदर 2 डिपार्टमेंट्स हैं, एक रेवेन्यू टैक्सेस का और एक कैपिटल टैक्सेस का। रेवेन्यू टैक्सेस का जो डिपार्टमेंट है
ये इनकम्स को डील कर रहा है। कैपिटल टैक्सेस का जो डिपार्टमेंट है ये कैपिटल एसेट्स को डील कर रहा है। बड़ी बात इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले पूरे कोर्स के लिए। ये डिपार्टमेंट ये कहता है अगर इनकम किसी इंडिविजुअल की होगी तो वो क्या पे करेगा, वो पे करेगा इनकम टैक्स और वो पे करेगा एनआईसी। दो टैक्स पे करेगा एक इंडिविजुअल। यही डिपार्टमेंट कहता है अगर इनकम किसी कंपनी की होगी तो वो क्या पे करेगी, वो पे करेगी कॉर्पोरेशन टैक्स। 1 2 3 ये तीनों टैक्सेस किस में आ रहे हैं अभी, डायरेक्ट टैक्स में। अभी बताता हूं मैं आपको। इसी तरह ये डिपार्टमेंट कहता है अगर किसी ने कैपिटल एसेट की डिस्पोजल कर दी, फॉर एग्जांपल बेच दिया, तो उस पे जो गेन होंगे उन पे वो क्या पे करेगा, सीजीटी। और अगर किसी ने कैपिटल एसेट को इनहेरिट किया, विरासत में दिया, तो वो क्या पे करेगा, आईएसटी। अब ये 5 टॉपिक्स अगले 10 मिनट इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा गौर से। ये 5 टॉपिक्स किस ट्री में आ रहे हैं, ये डायरेक्ट टैक्स, इसको तो मैंने अभी ओपन ही नहीं किया, ये इसमें आ रहे हैं। अब डायरेक्ट टैक्स कहता है कि ये कब आता है कि जब आपकी इनकम हो और फिर आपने ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करना। आप सब कौन सा टैक्स पे करेंगे, आप कौन है, इंडिविजुअल। आप पे क्या लाजिम है, इनकम टैक्स और एनआईसी। अच्छा इनकम टैक्स इसको छोड़ो, आप इनकम टैक्स पे कर रहे हैं सब, क्यों, क्योंकि आपकी अभी आपकी इनकम नहीं, आपकी इनकम होगी तो ये टैक्स आएगा। अच्छा आपकी सारी जिंदगी इनकम नहीं होती तो सारी जिंदगी इनकम टैक्स, तो इनकम होगी तो टैक्स आएगा, इनकम नहीं तो ये टैक्स राइज नहीं होगा। तो इस टैक्स के लिए आपकी इनकम का होना लाजिम, अगर नहीं होगा तो फिर आपका ये टैक्स राइज नहीं होता। इसी तरह एनआईसीज भी एक इंडिविजुअल पे लाजिम है। यूके में हर शख्स 2 टैक्स पे करता है, ये भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, ये भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। इससे पैसे इकट्ठे हुए बहुत से मकसद हो रहे हैं, इससे जो पैसा इकट्ठा होता है उसका मकसद होता है। फॉर एग्जांपल इससे जो आपको बेनिफिट मिलता है वो है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। यूके में 16 साल से कम बच्चे का खर्चा कौन पे करता है, गवर्नमेंट। 60 इयर्स से ज्यादा 65 से ज्यादा मेन वुमेन का खर्चा कौन पे करता है, वो गवर्नमेंट। अच्छा जॉब ना हो, जॉब सीकर अलाउंस कौन देता है, गवर्नमेंट। अच्छा फ्री मेडिकल, फ्री एजुकेशन, आप डिसेबल हो जाते हैं, डिसेबिलिटी अलाउंस, स्कॉलरशिप्स, बड़ा मल्टीपल इसमें लिस्ट है, पढ़ने की जब इसकी बारी आएगी। तो अब ये भी तो हर शख्स पे टैक्स देना ये लाजिम है कि गवर्नमेंट ने ये सब चीजें प्रोवाइड कर दी। लेकिन अगर किसी की इनकम नहीं तो फिर वो ये टैक्स नहीं पे करता। अगर इनकम होगी तो टैक्स आएगा, इनकम नहीं तो ये टैक्स राइज नहीं होगा। डायरेक्टली का मतलब है, जरा थोड़ी देर में अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इस डायरेक्टली का मतलब क्या है। फिलहाल अभी समझ लो कि भाई ये आपकी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट को पे करना। मतलब अगर आप कमा रहे हैं और आप पे इनकम टैक्स आ रहा है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अब आप क्या करें, इसको गवर्नमेंट को आप पे करें। ठीक है, मैं इस वर्ड को मजीद एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स कौन पे करता है, कंपनी। अच्छा अब ये टैक्स भी कब आएगा, एलिमेंट्स देखो क्या है इसके, कि जब किसी कंपनी की इनकम होगी। अगर किसी कंपनी की इनकम ही नहीं तो इसका मतलब है उसका कॉर्पोरेशन टैक्स भी नहीं आएगा उसका। अब आ जाइए यहाँ पर कैपिटल गेन्स टैक्स, ये कब आता है, ये भी इसी ट्री में आ रहा है कि जब किसी के गेन्स हो। अच्छा आपने कैपिटल गेन्स टैक्स पे किया कभी, लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी सेल करेंगे, लैंड सेल करेंगे, अच्छा ज्वेलरी सेल करेंगे फॉर एग्जांपल, अच्छा आप अपने किसी घर के एसेट को सेल कर देते हैं, अच्छा किसी कंपनी के शेयर्स आप वो सेल कर देते हैं, आप जब डिस्पोजल करेंगे अगर आपके गेन्स हुए आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सारी जिंदगी डिस्पोजल नहीं करते, आपके गेन्स ही नहीं होते, नो टैक्स। तो मतलब इस टैक्स की आने के लिए भी गेन्स का होना लाजिम है। अगर गेन्स होंगे तो टैक्स आएगा, गेन्स नहीं तो टैक्स राइज नहीं होगा। अब आ जाए आईएसटी।
आईएसटी इनहेरिटेंस किसे कहते हैं? विरासत को। तो अब अगर फॉर एग्जांपल किसी की डेथ पे विरासत में अगर दुआएं ही है तो फिर तो कोई टैक्स नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई एसेट है उसके पास तो फिर उनकी विरासत पे पहले टैक्स पे करना पड़ता है, फिर पिछलों को प्रॉपर्टी मिलती है। तो अब ये किसी की डेथ पे प्रॉपर्टी होगी तो ये टैक्स आएगा, नहीं होगी तो ये टैक्स नहीं आएगा। मतलब कि इन पांचों टैक्सेस के आने के लिए इनकम का, गेन्स का या एसेट्स का होना लाजिम है, तब आते हैं, अदरवाइज नहीं आते। सारी जिंदगी इनकम नहीं, नो इनकम टैक्स, नो एनालिसिस। कुछ नहीं बेचते, नो सिक्योरिटी। कुछ नहीं विरासत में देने के लिए, नो आईएसटी।